आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ना सोशल साइंस के सोशल साइंस के दोस्तों 15 वीवीआई दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम किताब से आपके जितने भी सोशल साइंस के जितने भी किताब है ना दोस्तों, उसमें से हम सभी को चुन के वीवीआई दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वीवीआई है दोस्तों, ठीक है। और यह वीडियो दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों ना 15 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी दूंगा दोस्तों आपको फ्री में दोस्तों, कोई पैसा आपको नहीं देना होगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना दोस्तों, आप इसको ना कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। यदि नहीं तो दोस्तों आप इसका पीडीएफ से प्रिंट निकलवा के भी याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें दोस्तों। योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें। और यह बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। और ये दोस्तों ना क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिए, ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए दोस्तों हम सभी को लाए हैं, जो बहुत बार पूछा गया है ना उसी को हम ना ले आए हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें। योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें, या दोस्तों क्या बोल देगा, योजना आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। आपका आंसर यही है, ठीक है। तो देखिए इसका एकदम अच्छा से उत्तर लिख दीजिएगा दोस्तों। उत्तर, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऑब्जेक्ट ये हम आपको सब्जेक्टिव बता रहे हैं दोस्तों, तो इसमें से 5-6 को अभी ऑब्जेक्टिव निकला, वो ऑब्जेक्टिव हम दोस्तों आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। योजना आयोग का काम एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको निकाल के देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, 15 मार्च 1950 को हुआ था। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है दोस्तों, ठीक है। और इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री हैं। अभी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी वही हैं हमारे अभी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, ठीक है। और सबसे प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक। अच्छा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, ठीक है, जिसकी सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। 8 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं। ये सदस्य 8 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों। योजना आयोग में तो कितने सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों। तो क्या रखा गया था, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग को कब बदला गया था दोस्तों नीति आयोग में, तो 1 जनवरी 2015 को बदला गया था दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों
कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे दोस्तों, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। तो पहले दोस्तों विभिन्न प्रकारों के नाम नहीं लिखना, पहले उसे न कुछ उस कोयले के बारे में लिखना है दोस्तों। तो क्या लिखना है? कोयला एक पारंपरिक स्रोत है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। तो कोयला क्या है दोस्तों? तो कोयला एक पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। और किसके आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है? तो कार्बन की मात्रा के आधार पर, ठीक है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से पहला है दोस्तों एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट है, फिर बिटुमिनस है, और तीसरा लिग्नाइट, और चौथा पीट है दोस्तों, ठीक है। और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, बताएं कि सबसे अच्छा कोयला क्या है? तो अच्छा कोयला हमारा एंथ्रासाइट हो जाएगा दोस्तों, एंथ्रासाइट, ठीक है। और सबसे घटिया कोयला दोस्तों, सबसे घटिया कोयला क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे घटिया कोयला क्या होगा हमारा दोस्तों? पीट होगा, ठीक है। और निम्न क्या होता है? बीच का जो न ज़्यादा उसमें कार्बन की मात्रा रहती है और नहीं कम होती, तो वो क्या होता है? बिटुमिनस और लिग्नाइट होती है दोस्तों, ठीक है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, आप सब्जेक्टिव याद करते हैं दोस्तों, तो उसमें से लगभग आपका 100% ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों यह कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दें। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दे दोस्तों, ठीक है। कि चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, यही हमारा संक्षिप्त में परिचय देना है दोस्तों, ठीक है। यही हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिखिएगा क्या? चंपारण सत्याग्रह संक्षिप्त परिचय दे, ठीक है। तो लिखिएगा, बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था, जिसके कारण वहाँ के किसान बहुत त्रस्त थे, यानी कि परेशान थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण गए। गांधी जी ने चंपारण में एग्रेरियन कमेटी गठन करके 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया। यह गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह था, ठीक है। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? देश में दोस्तों, देश में, भारत में कहाँ हुआ था? तो भारत के चंपारण जिले में हुआ था दोस्तों, ठीक है। भारत के बिहार में एक चंपारण जिला है, वहीं हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह, ठीक है। और जब देश विदेश में आया ना तो दोस्तों, तो विदेश विदेश में, तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों, ठीक है। तो बताइए कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए दोस्तों, अगर दक्षिण अफ्रीका है तो दक्षिण अफ्रीका में मानना है, ठीक है। और बिहार रहता है तो बिहार में मारना है, और चंपारण है तो चंपारण में ही मारना है, ठीक है। ये तीनों आएगा, तीनों मान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसके बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आपके लिए भी वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। यदि आप दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल में जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ दोस्तों फ्री में मिलता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे आपको जुड़ना है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भी है, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर भी दोस्तों एक इकोनॉमिक्स से हमारा क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देखिए दोस्तों, क्या है प्रति व्यक्ति, क्या है हमारा? किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में से उस देश की कुल जनसंख्या पर भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं दोस्तों। ये इसका डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए
किसी देश की राष्ट्रीय आय है ना, तो राष्ट्रीय आय और उसमें से जनसंख्या ना उसको भाग दीजिएगा ना, तो जो मान प्राप्त होगा उसको हम लोग दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, पॉइंट देख लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको टीचर एकदम अच्छा नंबर देगा। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह विकसित देश, उसे विकसित देश कहते हैं। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कम होता है ना, कम होता है, उसे अविकसित देश कहा जाता है, अविकसित, ठीक है दोस्तों, अविकसित, ठीक है, उसे अविकसित देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है आपदा क्या है। ये देखिए, हम जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। यही सब क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में, फर्स्ट टर्मिनल में और सेंटअप के एग्जाम में देता है दोस्तों, और कहीं से नहीं देगा, यहीं से देगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हम दोस्तों आपके लिए याद करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया जा रहा है। थोड़ा सा और अपने से मेहनत कर लीजिएगा, आपको दोस्तों हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपदा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है दोस्तों, आपदा क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। अचानक घटने वाली ऐसी घटना जिसका प्रभाव मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े, जिससे जान माल की क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं दोस्तों। ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको टीचर 2 नंबर जरूर दे देगा दोस्तों। आपदा क्या है, सिर्फ आपदा क्या है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आपको इतना ही लिखना है दोस्तों, ठीक है। और यह कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों। ये आपदा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा, देखिए आपदा का कुछ उदाहरण भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ दोस्तों। आपदा का उदाहरण लिखिएगा दोस्तों, बाढ़, ठीक है, बाढ़, ठीक, सुखाड़, ये सब बाढ़, सुखाड़, भूकंप, ये हो गया दोस्तों भूकंप, ठीक है, भूकंप, 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 ठीक है दोस्तों। ये सब आप लिख दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं लिखा हुआ था, आप एग्जाम्पल में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया दोस्तों कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन क्या और ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों। संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, व्हाट इज द रिसोर्स एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों, यही नया क्वेश्चन। संसाधन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, तो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि कलम है, तो कलम हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, लिखने के लिए हम उसे उपयोग करते हैं, जो हम उपयोग करते हैं ना वो संसाधन है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पेंसिल ही ले लीजिए, पेंसिल का उपयोग कर रहे हैं तो वो एक संसाधन है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप पहने हुए दोस्तों शर्ट शर्ट पहने हो, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए वो संसाधन है दोस्तों, ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये होता है, ये भी 2 ही प्रकार है। जैसे आपदा में आपने पढ़ा था कि आपदा 2 प्रकार का होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। वही होता है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन, ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ये लिखिए दोस्तों, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट रह गया दोस्तों एंड कोई भी क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आया दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को लिख सकते हैं आप दोस्तों। रिप्लाई कुछ ही मिनटों में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, मिल जाएगा, तुरंत ही रिप्लाई आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखें। 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट का नाम लिखना है दोस्तों, ठीक है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। तो देखिए, इसको लिखने के लिए पहले भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित है, ये आपको लिख देना होता है दोस्तों, ठीक है, ये लिख दीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप नंबर वाइज करके लिखिएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला है दोस्तों, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये दोस्तों पटना में है, ठीक है, ये पटना में है दोस्तों, ठीक। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब हमारा नंबर है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमारा है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन।
8वां नंबर क्वेश्चन कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता तथा एक बार उपयोग करने के बाद भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय देखिए जो कभी ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, और वो ख़त्म भी हो जाएगा ना तो फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हवा दोस्तों, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, क्या है, नवीकरणीय। उदाहरण में आप जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, उदाहरण में नहीं लिखिएगा आपको टीचर नंबर जरूर काटेगा। यहाँ पे उदाहरण में लिखे, लेकिन उदाहरण में आप जरूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, उदाहरण में आप जरूर करके लिखिएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया हो दोस्तों आपको। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा दोस्तों ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी से कृषि जनित उद्योग क्या है? जैसे कि पता है दोस्तों, कृषि जनित यानी कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि से यानी कि जो कृषि से होता है, कि जो देखिए वैसा उद्योग जो कृषि पर आधारित होता है उसे कृषि जनित, जो कृषि पर आधारित होता है दोस्तों, देखे होंगे पापड़ उद्योग, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में दोस्तों क्या होता है, कॉटन होता है। कॉटन में जो ना वो क्या होता है, कृषि लोग उगाते हैं, उसी से दोस्तों बनता है। ठीक है, चीनी उद्योग गन्ना से बनता है। ठीक है, अचार उद्योग आदि क्या है, सब कृषि जनित उद्योग है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा कृषि जनित उद्योग दोस्तों। ठीक है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 15 क्वेश्चन नहीं हो सका दोस्तों, क्योंकि टाइप नहीं किया हुआ था मैंने, 10वें क्वेश्चन बनाया होता दोस्तों, इसलिए 10वें क्वेश्चन पढ़ने आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था और कानून के भय को भयभीत जनता के अंदर से निकालना था। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजों का डर भारतीय की जनता में थे उसको क्या करना था, निकालना था, और नमक कानून का उल्लंघन करना था, क्या करके, नमक बना के। ठीक है दोस्तों, ये आपको 10 क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेना है और आपको घर बैठे ही याद करना है दोस्तों। ठीक है, और अपने स्कूल का नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि और यहाँ से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट